नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जानी मानी हिंदी साहित्यकारा उषा वधवा इनकी लिखी हुई कहानी। शीर्षक है मोह भंग। अब कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। निखिल के काम पर जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और जाकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ा बहुत काम अभी बाकी था, परंतु सामने पहाड़ सा दिन भी तो पड़ा था। नीरस और उबाऊ इस कमरे से उस कमरे तक बस इतने में ही सिमट गई थी मेरी दिनचर्या। घर में हम तीन ही तो प्राणी थे। माँ जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। स्नान के पश्चात घंटा भर अपने पूजा घर में बिताती, उसके पश्चात ही अन्न ग्रहण करती। 6 महीने हो गए थे मेरे विवाह को और हर दिन ऐसे ही बीता था, सिवाय पहले के 15 दिन जब लोगों का आना जाना रहा। दिन भर निखिल कोर्ट कचहरी में व्यस्त रहते। छुट्टी के दिन भी कुछ न कुछ काम लेकर बैठे रहते। घूमना फिरना, मित्र मंडली, फिल्मों इत्यादि में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी, जबकि मुझे इन सबके बिना जीवन बेकार लगता था, एकदम बोर, नीरस। मेरे लिए जीवन एक उत्सव यात्रा थी। अपने कर्तव्य निभाने से इनकार नहीं था मुझे, परंतु इस जीवन को भरपूर जीना भी चाहती थी मैं। निखिल की ओर से कोई रोक नहीं थी, परंतु मेरे संगी साथी तो सब पीछे छूट चुके थे और इस छोटे से शहर में मुझे अभी तक कोई ऐसी संगिनी मिली ही नहीं थी जिसके साथ मैं मौज मस्ती कर सकूं। बहुत पारंपरिक किस्म के लोग रहते थे हमारे आसपास, जहाँ स्त्रियां अपने घर गृहस्थी में ही खुश थी। माँ जी ने अपनी पूरी उम्र यहीं बिताई थी, इसलिए वह भी उन्हीं विचारों की थी। मैं उनकी भी पूरी देखभाल मन से करती थी। प्याज लहसुन के बगैर उनकी पसंद का भोजन बनाती, समय पर परोसती, पर उसके बाद भी तो बड़ा सा दिन बचा रहता था। आप गलत थे पापा जो सोचते थे कि मनोज मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं था। निखिल के संग खुश रहूंगी मैं और निखिल के संग खुश रहूंगी मैं। मन ही मन मैं अपने पापा से कहती, कुछ भी तो यहाँ मेरे मन माफिक नहीं है। विवाह से पहले मैं कभी रसोई में नहीं घुसी थी और यहाँ आने पर माँ जी अपेक्षा करने लगी थी कि अब रसोई मैं ही संभालूंगी। पहले दिन वह दाल चढ़ाने को बोल मंदिर चली गई। यह तो अच्छा था कि छुट्टी का दिन था और निखिल घर पर ही थे। मैंने उनसे अपनी समस्या बताई तो उन्होंने रसोई में आकर मेरी सहायता भी की और सब कुछ ब्यौरेवार समझाया भी। बाद में भी कोई समस्या आने पर वह मुझे गाइड करते। माँ जी की तबीयत खराब होने पर विवाह से पूर्व भी वह उनकी सहायता किया करते थे, इसलिए उन्हें भोजन बनाना आ गया था। अच्छे इंसान थे निखिल, परंतु जिस तरह के जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी उससे बहुत भिन्न। मम्मी पापा की लाडली थी मैं और मुझे हर तरह की आज़ादी मिली हुई थी। पापा मुझे अपनी शहजादी कहते थे। न भाई न बहन, उनका पूरा प्यार मेरे लिए था। थोड़ा बिगड़ी गई थी मैं शायद। लड़कों की तरह घूमना फिरना, मनमर्जी करना। माँ तो कुछ न कहती, पर बुआ जब भी आती मम्मी पापा को एक लंबा सा भाषण दे जाती। बिगाड़ रहे हो बेटी को, वे कहती। पराए घर जाएगी तो नाक कटवाएगी तुम्हारी। उनकी यह पराए घर वाली बात मेरी समझ में ना आती। यहाँ तो फिर भी मम्मी पापा को बताना पड़ता था कि कहाँ जा रही हूँ। विवाह के बाद तो किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो तो मेरा ही अपना घर होगा ना। बुआ की बातें वैसे भी अबुझ होती थी। कभी कहती पराए घर जाएगी तो, और कभी कहती अपने घर जाकर जो मर्जी करना, यहाँ लड़की बनकर रहो। मुझ पर बस न चलता तो बुआ माँ को समझाने लगती, लड़की को घर पर बैठना सिखाओ, घर का कुछ काम काज सीखे, कौन सा उसे नौकरी करनी है जो पढ़ाए चले जा रहे हो। बहरहाल मैं बुआ की बातों को नजरअंदाज करके साइकिल उठाकर घूमने निकल जाती। क्या करूं, मुझे घरगिस्सू टाइप लोगों से बहुत कोफ्त होती थी। इन्हीं मौज मस्ती से भरे दिनों में मेरी मनोज से दोस्ती हुई थी। कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। मुझे खेलकूद में बहुत सारे इनाम मिलने थे। पारितोषिक वितरण के पश्चात चाय नाश्ते का प्रबंध भी था। कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष था मनोज, मुझसे 3 वर्ष सीनियर। चाय के दौरान मेरे पास आकर बोला, कल कॉफी पीने चले ठीक 4 बजे। और मेरे उत्तर देने से पहले ही जोड़ दिया, मैं इंतजार करूंगा कैफेटेरिया में। पहली बार एहसास हुआ दिल की धड़कन तेज होना किसे कहते हैं। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर। लड़कियां दीवानी थी उसकी और उसने स्वयं मुझे आमंत्रित किया था। हमारी यह छोटी सी मुलाकात कॉफी से शुरू होकर गहरी मैत्री तक पहुंच गई।
खूब पटती थी हम दोनों की। वह भी घूमने फिरने का बहुत शौकीन था और उसके पास निजी कार भी थी। हमारा कोई न कोई कार्यक्रम बना ही रहता। उसके पिता का अपना कारोबार था। पढ़ाई तो वह बस डिग्री पाने के लिए कर रहा था और मुझे भी घर में स्पष्ट कर दिया गया था कि बीए कर लो तो बहुत है, नौकरी थोड़ी ही करनी है। विवाह तो धूमधाम से हुआ था, बस मेरे ही मन में कोई उत्साह नहीं था। कठपुतली बनकर सारे रीति रिवाज पूरे करती रही। 6 माह बहुत मुश्किल से काटे मैंने अपने इस कथित घर में। उकता गई थी मैं इस बेरंग उबाऊ जीवन से। मुझे दिल्ली का अपना जीवन बहुत याद आता। पापा, आप गलत थे जो सोचते थे कि मैं मनोज के संग खुश नहीं रह पाऊंगी। कैसा खुश मिजाज था वह। उसके साथ बीता हर पल मेरी याद में बसा है। कैसे मस्ती से भरपूर थे वो दिन। मेरे भीतर विद्रोह पनप रहा था। बीए खत्म हुआ तो विवाह की चर्चा होने लगी। माँ को मैंने मनोज के बारे में बताया और माँ ने पापा को। पापा ने कहा, ठीक है, उससे कहो अपने माता पिता को हमारे घर ले आए ताकि हम बड़े भी आपस में मिल लें। समय दिन सब तय हो गया। वह आया भी, परंतु साथ में अपने किसी मित्र को लेकर। मम्मी पापा बाहर गए हुए, उसने बताया। ढेर सारी बातें हुई। उसने पापा को प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न किया, पर पापा ने जब उससे कहा कि कुछ भी तय करने से पहले उसके मम्मी पापा से मिलना आवश्यक है, तो उसने उत्तर दिया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपना जीवन साथी चुनने की पूरी छूट दे रखी है और मैंने आपकी बेटी को पसंद किया है, तो फिर अड़चन क्या है। मनोज को गए 2 दिन बीत गए थे। पापा बहुत व्यस्त से तो दिखे पर मुंह से कुछ न बोले। मैंने सोचा था कि पापा को उसने बहुत अच्छे से प्रभावित कर दिया है और वह सहर्ष हाँ कर देंगे, परंतु पापा की चुप्पी देखकर मेरे मन में धुकधुकी होती रही। बस उनसे कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तीसरे दिन कोर्ट से लौटकर पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? यह विश्वास है कि मैं जो भी करूंगा तुम्हारे हित की सोचकर ही करूंगा? भय और असमंजस से भरी मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बेटी, मैंने दुनिया देखी है। व्यक्ति को पहचानने का अनुभव है मुझे। मनोज अच्छा व्यक्ति नहीं है। तुम उसका इरादा छोड़ दो। अभी तुम यह नहीं समझ पा रही हो, पर मेरा अनुभव यही कहता है। मैंने कुछ जांच पड़ताल भी की है। वह तुम्हारे योग्य नहीं है। माँ से कहा तो उन्होंने भी पापा का ही पक्ष लिया। बोली, पापा ने कुछ देख और सोच कर ही तो निर्णय लिया होगा। पापा ने निखिल से मेरा विवाह तय कर दिया। उसने कुछ वर्ष पूर्व वकालत की अपनी शुरुआती ट्रेनिंग पापा के अधीन की थी। अब वह मेरठ में अपने पैतृक घर में अपनी माँ के साथ रहते थे। पापा ने हमारी मुलाकात करवाई, बातचीत भी हुई, पर मैं अपने मन से यह बात कैसे निकालती कि मेरा विवाह मनोज से नहीं हो रहा है। और मैं ब्याह कर मेरठ आ गई। विवाह तो धूमधाम से हुआ था, बस मेरे ही मन में कोई उत्साह नहीं था। कठपुतली बनकर सारे रीति रिवाज पूरे करती रही। 6 महीने बहुत मुश्किल से काटे मैंने अपने इस कथित घर में। उगता गई थी मैं इस बेरंग उबाऊ जीवन से। मुझे दिल्ली का अपना जीवन बहुत याद आता। पापा, आप गलत थे जो सोचते थे कि मैं मनोज के संग खुश नहीं रह पाऊंगी। कैसा खुश मिजाज था वह। उसके साथ बीता हर पल मेरी याद में बसा है। कैसे मस्ती से भरपूर दिन थे वे। मेरे भीतर धीरे धीरे विद्रोह पनप रहा था। मेरी इच्छा के विपरीत आपने मेरा विवाह निखिल से कर तो दिया, परंतु आप मुझे इससे बंधे रहने को मजबूर नहीं कर सकते। मैं मन ही मन पापा से कहती। मैंने दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। मैंने जब निखिल को अपने जाने की बात कही तो वह बोले, माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। अगले सप्ताह मेरी 2 छुट्टी है, एक दो और ले लूंगा, तब की टिकट ले लेता हूँ। मैंने निखिल पर एहसान जताते हुए उसकी बात मान ली। दरअसल निखिल इस गलत फहमी में थे कि मैं 2-4 दिन के लिए जाना चाह रही हूँ, जबकि मैंने तो यह तय कर लिया था कि मैं अब लौट कर कभी नहीं आऊंगी। और मैंने उसी हिसाब से अपना सामान तैयार कर लिया। निखिल ने मम्मी पापा को भी सूचित कर दिया था। सब खूब खुश हुए थे मुझे देखकर। उनके घर रौनक लौट आई थी। दिन भर आस पड़ोस का मेरी सखियों का तांता लगा रहा। माँ ने तरह तरह के व्यंजन बना रखे थे। सहेलियों के संग मैंने खूब मस्ती की। घूमने फिरने का, फिल्म देखने का कार्यक्रम भी बना। कितनी तरस गई थी मैं इन सब चीजों के लिए। मन में निश्चय और गहरा होता गया कि लौटकर निखिल के पास नहीं जाना है, परंतु माँ से अभी कुछ कहा नहीं था मैंने। अभी तो मैं मनोज से मिलने की युक्ति लगा रही थी। उसे मैंने धोखा दिया था। वह अवश्य ही मुझसे नाराज होगा, मुझे याद करके उदास होता होगा। मैंने सोचा और मेरे सामने किसी मजनू का सा चेहरा घूम गया। पहला दिन तो यूं ही बीत गया। रात का भोजन करते ही मैं अपने कमरे में जा लेटी। मेरा कमरा,
जो मेरे चले जाने के बाद भी मेरा ही कमरा था। माँ ने उसे ज्यों का त्यों रखा हुआ था। मेरे कपड़े, किताबें, बचपन की गुड़िया, सब कुछ। जो माँ नहीं देख पाती थी, वो थी मनोज की यादें। वह सब भी वहीं मौजूद थी। मुझे स्वयं पर क्रोध भी आया कि मैंने आते ही उसे फ़ोन क्यों नहीं किया। पर कैसे करती? मुझे उससे लंबी बातें करनी थी, वह भी एकांत में, और आज तो वह संभव नहीं था। मैं योजनाएं बनाने लगी। क्यों ना अकस्मात उसके सामने पहुंचकर उसे अचरज में डाल दिया जाए। मुझे सामने देखकर वह कैसी प्रतिक्रिया करेगा, यह देखने को व्याकुल थी मैं। माँ अपना सारा काम समेट कर मेरे पास आ बैठी और इधर उधर की बातें करने लगी। निखिल की, उनके सब रिश्तेदारों की खबर ली और मैं हाँ हूँ करती रही। संक्षिप्त से उत्तर देती रही। उन लोगों से कोई शिकायत तो थी नहीं, पर वहां मैं खुश भी तो नहीं थी। सच पूछो तो मुझे क्रोध भी पापा पर ही था। बचपन से मेरी हर जिद पूरी करते आए थे और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया था। मैं क्या पिछली सदी की लड़कियों जैसी हूँ कि गाय की तरह जिस खूंटी पर बांध आओगे वहीं खुश रह लूंगी? यदि मैं निखिल से तलाक ले लूं, फिर तो पापा को मनोज से मेरे विवाह के लिए मानना ही पड़ेगा ना, मैंने सोचा। मेरी चुप्पी देखकर माँ कुछ बेचैन हो उठी। उन्होंने मुझे सदा मौज मस्ती करती देखा था। वह मेरी आवाज में वही खनक सुन नहीं पा रही थी जिसकी वह आदी थी। इसलिए परेशानी भरे लहजे में उन्होंने पूछा, निखिल ने कुछ कहा क्या तुमसे मनोज के बारे में? निखिल को मैंने बताया कब मनोज के बारे में, और बताऊंगी भी क्यों? मैं समझ नहीं पाई माँ का आशय। अतः प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा तो वो बोली, तुम्हारे पापा ने मनोज के बारे में खोज खबर की थी। किसी ने भी उसके बारे में अच्छी राय नहीं दी थी। अनेक बातें सुनी। अय्याश है, मम्मी पापा के संग नहीं रहता, इत्यादि। उसने हमसे झूठ कहा था कि मम्मी पापा बाहर गए हुए। ऐसे व्यक्ति का विश्वास कैसे किया जाए? तुम्हारी आंखों पर तो उस समय मनोज के प्यार का चश्मा पड़ा था, तो तुम्हें उसमें वह सब कुछ अवगुण दिखाई ही नहीं देते थे। हमारे बताने से भी न दिखाई देते, परंतु पापा का अंतर्मन इस रिश्ते की गवाही नहीं दे रहा था। पापा ने तेरे दुनिया देखी है बेटी, और वही हुआ। तुम्हें कुछ नहीं बताया ताकि तुम परेशान न हो जाओ। तुम्हारी मांगनी की खबर सुनकर उसने तुम्हारे पापा को धमकी भरा टेलीफोन किया था, पर तुम्हारे पापा डरे नहीं। उन्होंने धमकी का जवाब धमकी से ही दिया, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी देकर। वकालत का पेशा होने से हम बच गए। वह जानता था कि पापा की पहुंच ऊंचे तक है। तुम्हारे विवाह के पश्चात उसने निखिल को भी भड़काने का प्रयत्न किया था। उसने निखिल से कहा कि विवाह से पूर्व तुम्हारे अनेक लड़कों से संबंध रहे हैं। तुम्हारे विरुद्ध और भी अनेक कहानियां गढ़ी। उसने तुम्हारा विवाह तोड़ने का पूरा प्रयत्न किया, पर निखिल चट्टान की तरह अड़िग खड़े रहे। बहुत संस्कारशील है वह। उन्होंने तुम्हारे पापा को आश्वासन दिया, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आपकी बेटी के सम्मान की रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है और मैं उसकी पूरी तरह निर्वाह करूंगा। माँ बता रही थी और मेरे कानों में एक एक शब्द किसी पत्थर की तरह चोट कर रहा था। नहीं, बल्कि मरहम लगा रहा था। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं, जो निखिल को मैंने पाया। मुझे ध्यान आया कि एक दिन निखिल के बहुत देर से घर लौटने पर मुझे बहुत क्रोध आया और मैं निखिल को बहुत जलीकटी सुनाकर गुस्से से भरी सोफे पर जाकर सो गई थी। आंख मूंद कर लेटी तो थी, परंतु मौसम थोड़ा ठंडा होने के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। इतने में मैंने महसूस किया कि निखिल ने आकर मुझे कंबल उड़ा दिया और मुझे सोया जानकर मेरे माथे और सिर को हल्के से सहला दिया। मेरी हर बात को मेरा बचपना मानकर वह माफ करते रहे। कभी क्रोध तो उन्हें आता ही नहीं था। मेरा मोहभंग हो चुका था। निखिल को नहीं, बदलने की जरूरत तो मुझे थी। कितनी परिपक्वता थी निखिल के प्यार में, कितना विश्वास। मनोज द्वारा चलाए बाण उसे डिगा नहीं पाए थे। मुझे स्वयं को भी निखिल जैसा ही बनाना था। जी तो चाह रहा था कि फौरन घर लौट जाऊं, पर कारण क्या बताते। मम्मी पापा के पास 2-3 दिन और रुककर फिर मैं अपने घर लौट आई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हिंदी साहित्यकारा उषा वधवा की लिखी हुई कहानी मोहभंग। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।